देखो, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो कम्प्लीटली अपोजिट प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इंटीग्रल को आप एक नाम से और जान सकते हो, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्ट इंटीग्रल शब्द का वो इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो काफ़ी लोग क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव में डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेट करके चले आते, नहीं, एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे डेरिवेटिव में आप क्या करते थे, अगर आपके पास एक फंक्शन होता था और उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो उसको आप क्या कहते थे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते, देखो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये ना। तो अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ dx के यहाँ dy होता तो हम बोलते कि हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे x है तो हम बोल रहे हैं कि हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इस फंक्शन का, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इसके अंदर वेरिएबल क्या है आपका, x है ना भाई। अगर मैंने आपके सामने एफ एक्स लिखा, इसका मतलब आपके पास एक फंक्शन है, f का मतलब फंक्शन और x का मतलब कि उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल x है। यहाँ पर जैसे मैंने अब जैसे हाँ मान लो मैं लिख देता हूँ एफ वाई, तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास एक फंक्शन f है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, y है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल y है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल x है। तो जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है आपका, जैसे यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिया है उसके अंदर वेरिएबल x है, तो उस वेरिएबल को आप कहते हो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे एफ वाई होता तो फंक्शन के अंदर मेरा वेरिएबल y हो जाता, तो मैं y को क्या कहता, y को मैं कहता वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रल निकालने के बाद, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं किया, देखो मैं इसको समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जो भी मैं कह रहा था ना कि मैं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रल। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है कि जैसे आप इस फंक्शन का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो फंक्शन आएगा, मान लो एफ एक्स आया, उसका डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर होगा। मतलब आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला, मान लो इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपके पास एफ एक्स आ गया, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो अगेन आपको ये मिल जाएगा। फंक्शन का इंटीग्रेशन करके हमें ये मिला, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मुझे दोबारा ये मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया। ठीक है, वैसे साइन एक्स का जो अभी आपको, अभी बस छोड़ो, बस अभी आप ये समझो कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स क्या था, स्मॉल एफ एक्स था साइन एक्स। साइन एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे कैपिटल एफ एक्स मिला माइनस का कॉस एक्स। और अगर आप माइनस के कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो, तो आपको देखो मिलेगा साइन एक्स। ये देखो, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पे ही आया और इसका डेरिवेटिव करने पे ही आया। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि जो आपका इंटीग्रल होता है वो डेरिवेटिव का ही अपोजिट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई थिंक अब आपको समझ में आया कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। ये वर्ड है ना आप, एंटी डेरिवेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए अब जैसे डेरिवेटिव चैप्टर करने से पहले आपको मैंने कुछ बातें बताई थी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह से हमें फंक्शंस के इंटीग्रेशन मालूम होने चाहिए। ठीक है, और ये मैंने कंपैरिजन इसलिए लगाया है ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, कि डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रल होता है और इंटीग्रल का अपोजिट डेरिवेटिव होता है। कैसे? देखो, आप सबको पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, और देखो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह से कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, और अगर आप माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, और अगर इस नेगेटिव को मैं इधर भेज दूँ, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ माइनस का कॉस हो जाएगा।
तो या तो ये कह दो कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, या तो आप ऐसे बोलो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। कुछ भी आप यूज़ कर लो, बस इस नेगेटिव को उठा के मैंने इधर कर दिया। ठीक है, आप सबको पता है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह से sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। अभी आप समझ रहे होगे ना कि ये c क्यों आ रहा है, ये c, इसकी बात छोड़ दो, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये c क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और अगर मैं cosec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, माइनस का cot x आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x। ठीक है, अब देखो cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का cos x cot x। इसी तरह से अगर आप cosec x cot x का इंटीग्रेशन निकालते हो तो आपका क्या आएगा, माइनस का cosec x। ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं ना, जिसमें हमने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x। देख रहे हो, कंप्लीटली अपोजिट चल रहा है। डेरिवेटिव करके जो मिला उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको वही मिल जाएगा दोबारा। ठीक है, दूसरी देखो, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। इसका मैं नेगेटिव मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये आ गया। ये सारी आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। अब देखो, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स। इसी तरह से ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ए की पावर एक्स। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x, और 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है लॉग एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ये आपको डेरिवेटिव में भी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुझे पता है तुम्हें से कुछ को तो याद नहीं होगा कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको याद करना है कि ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब अगर मैं इस लॉग ए को नीचे भेज दूँ तो ए की, देखो ना मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आप सबको पता है कि d/dx ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर मैं ए एक्स के नीचे लॉग ए रख लूँ और इसका मैं डेरिवेटिव, तो लॉग ए तो कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा, और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स हो जाएगा। ए की पावर एक्स लॉग ए से लॉग कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स। तो इसका मतलब ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा होता है लॉग ए। ठीक है, सॉरी लॉग ए बोल रहा हूँ, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। या तो आप ऐसे कह लो, अगर लॉग ए को आप नीचे ले आओगे तो ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स। और अगर आप ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हो, इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिलेगा ए की पावर एक्स लॉग ए। इसका डेरिवेटिव करने पे ये मिला, इसका इंटीग्रेशन करने पे ये मिलेगा। ठीक है, देखो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये देखो, आपको पता था, जैसे मान लो अगर जैसे मैं आपसे बोलूं इसका आप डेरिवेटिव करो तो n+1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x की पावर n+1 का डेरिवेटिव आप कैसे करते थे, n+1 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। जब आप n+1 से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर n। इससे कट गया तो कितना आ गया, x की पावर n। तो इसका मतलब x की पावर n+1 अपॉन में n+1 की वैल्यू जो डेरिवेटिव आता है वो आता है x की पावर n। और इसी तरह से अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो, याद रखो जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जब आप x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, यही होता है ना। इसी तरह से अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो तो n में एक पावर बढ़ जाएगी और वही बढ़ी हुई पावर आपकी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। डेरिवेटिव में आप क्या करते थे, अगर आप x की पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हो तो n आगे आ जाता था और n में से एक कम हो जाता था, यही होता था ना। इसी तरह से अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो n में एक पावर ऐड हो जाएगी और जो पावर आएगी बढ़ी हुई पावर, वही बढ़ी हुई पावर आपकी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सारी मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें बेसिक बातें और हैं जो आपको समझनी है, वो समझा देता हूँ। देखो, कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शन प्लस या माइनस से आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस या माइनस से,
और बाहर एक सिंगल इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन को आप दोनों फंक्शंस के ऊपर क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे मान लो मैंने मुझे 5x का डेरिवेटिव करना है, तो आप कांस्टेंट को बाहर कर देते थे और सिर्फ x का डेरिवेटिव करते थे, जो कि आएगा 1, तो आंसर आ गया 5। इसी तरह से अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो और आप डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको वो बात बताता हूँ कि हम बार बार सी क्यों ले रहे थे। देखो ना, हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया, लेकिन सबके साथ हमने एक कांस्टेंट सी लिया है। सी एक कांस्टेंट है, ये हमने क्यों लिया है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो तो साथ में कांस्टेंट टर्म सी हमेशा लगाओ। ऐसा क्यों होता है, अब देखो मैं बताता हूँ। मान लो आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पे मान लो आपके पास कैपिटल एफ आया। अब अगर आपको पता है, आप सबको पता है कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है ना। तो अगर एफ का डिफरेंशिएट करने पे एफ आया है, कैपिटल एफ आया है, तो कैपिटल एफ का इंटीग्रेट करने पे आपको स्मॉल एफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए कि सी हम क्यों लगाते हैं, ये आ गया ना, ये पता होना चाहिए आपको कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इधर देखिए, मैंने यहाँ पे x का डेरिवेटिव किया, मुझे 1 मिला, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पे मुझे x मिलना चाहिए। वेरी गुड, मुझे मिल गया। x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन यहाँ पर 1 का इंटीग्रेट करने पे मुझे x प्लस 1 तो मिला नहीं। x के साथ में एक कॉन्स्टेंट टर्म भी है ना, है कि नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ तो मिला नहीं। x प्लस 2 का डिफरेंशिएट करने पे मुझे 1 मिला, लेकिन 1 का इंटीग्रेट करने पे मुझे x प्लस 2 मिलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो x मिल रहा है, मुझे साथ में 2 मिला नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साथ में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसीलिए अब देखो ना, जैसे x प्लस 2 का डेरिवेटिव हमारा 1 आया, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन करने पे हमें सिर्फ x मिला। x के साथ में 2 भी तो है, एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, तो देखो इसलिए हम c ऐड करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है।